नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस हिस्ट्री पॉइंट पे। आज हम अधिवास भूगोल में देखेंगे जो भारतीय नगरों का जो वर्गीकरण है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि जो अशोक मित्रा हैं उन्होंने जो है भारतीय नगरों का वर्गीकरण किस आधार पर किया है, कार्यात्मक आधार पर। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि डॉक्टर M.K. जैन है, उन्होंने जो है कैसे जो है वर्गीकरण किया है। तो अगर इससे पहले अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वाला वीडियो देखिए ताकि आपको ये वीडियो समझ में आए, क्योंकि उसी के आगे का इसमें बताया गया है। क्योंकि M.K. जैन ने जो है अशोक मित्रा के जो वर्गीकरण था उसी में ही जो है कुछ सुधार करके अपना नया वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। तो चलिए देख लेते हैं कैसे लिखना है। तो डॉक्टर जो M.K. जैन है अशोक मित्रा के वर्गीकरण के आधार में कुछ परिवर्तन कर 1991 की जनसंख्या जनगणना के आधार पर जो है भारतीय नगरों का क्या किया, उन्होंने वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो जो अशोक मित्रा है उन्होंने 1971 की जनसंख्या ली थी, लेकिन इन्होंने जो है M.K. जैन ने जो है 1991 की जनगणना को अपना आधार बनाया। सर्वप्रथम इन्होंने क्या किया, सर्वप्रथम इन्होंने जो है व्यावसायिक संरचना के आधार पर जो है 5 वर्गों की पहचान की। तो 5 वर्ग हैं उसमें जो है उनकी पहचान करी इन्होंने और फिर उनको डिवाइड किया गया। तो पहले वर्ग में इन्होंने कितने रखा है, प्राथमिक कार्य बोला इन्होंने, और इसमें जो है कृषक एवं कृषि को शामिल किया गया और 1 से 4 तक के ग्रुप को शामिल किया गया। दूसरे में क्या है, विनिर्माण तथा निर्माण क्षेत्र को शामिल किया गया, ये 5 6 तक को शामिल करके मिला के बनाया गया है। और तीसरा व्यापार का, ये 7 को मिला के बनाया गया है। चौथा है परिवहन का और 5वां है सेवा का, जो 9 कार्यात्मक वर्ग इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखे थे टोटल। क्योंकि जो भारतीय जनगणना विभाग है वो जो पूरी जनसंख्या होती है, कार्यात्मक जनसंख्या है, उसको 9 वर्गों में डिवाइड करती है। ठीक है, तो उन्हीं 9 वर्गों को इन्होंने क्या किया, 5 वर्गों में समेट दिया। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, आई होप। चलिए अब ये देखो 5 वर्ग इन्होंने बना दिए। पहला क्या है, प्राथमिक का, दूसरा है विनिर्माण तथा निर्माण, तीसरा है व्यापार, चौथा है परिवहन और 5वां है सेवा। अब इन्हीं के आधार पे जो है देखा जाएगा कि किस नगर में जो है कहाँ वहाँ की जनसंख्या जो है किस कार्य में संलग्न है। अगर वहाँ की जनसंख्या जो है 40% से अधिक कोई कार्य में संलग्न है, कुल जनसंख्या मान लो है जो कार्यशील जनसंख्या है उसका 40% जनसंख्या अगर मान लो व्यापार में अगर कार्यशील है तो वो कैसा नगर होगा, व्यापारिक नगर हो जाएगा। परिवहन में होगा तो परिवहन नगर हो जाएगा। सेवा क्षेत्र में होगा सेवा नगर हो जाएगा। ऐसे विनिर्माण में होगा तो विनिर्माण नगर हो जाएगा। प्राथमिक कार्य में होगा तो प्राथमिक में हो जाएगा। तो अब इसमें लिखना कैसे है, तो कैसे लिखेंगे इसमें, देखिए इसके पश्चात जो है नहीं, जो 5 वर्ग उन्होंने बनाए थे, इसके पश्चात प्रत्येक नगरीय समूह के लिए इन 5 वर्गों में जो है कुल मुख्य कार्यकर्ताओं का क्या किया, इन्होंने प्रतिशत ज्ञात किया। यदि कार्यकर्ताओं का अनुपात जो है एक वर्ग में 40% या अधिक है, 40% है या फिर उससे अधिक है, तो वह एकल कार्यात्मक नगर है। समझ गए, यानी कि उस एरिया में यानी कि एक ही कार्य हो रहा है। एकल कार्यात्मक नगर का मतलब उस नगर में केवल एक ही कार्य के लिए वो फेमस है एरिया, नगर। अगर क्या है, ये ऐसा नहीं होता है, 40% नहीं मिलता है मान लो वर्कफोर्स जो है, तो हम देखते हैं कि 60% या उससे अधिक 2 नगरों में देखते हैं। यानी 2 नगरों का जो जोड़ के हम करते हैं, दो नगरों को नहीं, 2 कार्यों को, सॉरी 2 कार्यों को हम जोड़ करके देखेंगे। अगर उनका योगफल जो है 60 आ जाता है या फिर 60 से अधिक आता है तो वो नगर कैसा होगा, द्विकार्यात्मक। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखते हैं हम, देखिए मान लो एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं थोड़ा एक बार। मान लो एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि एक नगर में यहाँ पे कार्यशील जनसंख्या वो 30% है और यहाँ पे काम करने वाली जनसंख्या 35% है। तो ये 40% वाली जो पहली कंडीशन है उसको तो फुलफिल नहीं कर पा रही है। तो ऐसे में क्या है, हम 2 नगरों को जोड़ देंगे इनकी, तो ये कितना आ जाएगा, 65 हो जाएगा। तो हमने अभी क्या देखा, 60% या उससे अधिक जो है। तो अब ये जो नगर होगा जहाँ पर व्यापार में इतने लोग कार्य कर रहे हैं, परिवहन में इतने लोग कार्य कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो नगर कैसा है, द्विकार्यात्मक है। वहाँ पे 2 कार्यों की जो है प्राथमिकता है, ज़्यादा लोग उसमें संलग्न हैं, तो वो नगर कैसा होगा, व्यापार एवं परिवहन वाला नगर होगा। यानी 2 कार्यों के लिए वो फेमस है वहाँ पर। चलिए देख लेते आगे कैसे लिखना है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि किसी एक वर्ग में जो है अनुपात 40 से अधिक नहीं है, पहली वाली कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हो पा रही है, किंतु 2 वर्गों में जो है 60% या अधिक है, तो वह
द्विकार्यात्मक नगर है और यदि किन्हीं दो वर्गों में 60% या अधिक नहीं है, अगर मान लो दो को भी हम मिलाते हैं और 60% से वो कम रह जाता है तो वो नगर कैसा है, तो वह नगर जो है बहुकार्यिक नगर होगा, यानी कि बहुत सारा एक से अधिक कार्य हो रहे हैं कहने का मतलब, तो बहुकार्यिक नगर कहलाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए नगरों के जो वर्गीकरण में, नगरों के वर्गीकरण में जो है विद्वानों ने प्रमुख कार्यों के आधार पर ही क्या की सर्वाधिक महत्व दिया है तथा वर्गीकरण के लिए गुणात्मक, तो हमने देखी थी वर्गीकरण की जो विधियां थी, गुणात्मक थी, अर्ध सांख्यिकी थी, सांख्यिकी थी, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं गुणात्मक, जो अनुभव के आधार पर की जाती है, एवं परिमाणात्मक। तो परिमाणात्मक कौन सी होती है, जो क्वांटिटेटिव यानी कि जो सांख्यिकी के आधार पर की जाती हैं उनको बोलते हैं परिमाणात्मक। दोनों प्रकार की विधियों का जो है प्रयोग किया गया है। दोनों ही विधियों में क्या है कि अपने अपने गुण एवं दोष, यानी दोनों की कुछ फायदे हैं लेकिन कुछ कमियां भी उसमें हैं। जैसे जैसे क्या है नगर के आकार में वृद्धि होती है, यानी नगर का आकार बड़ा होता जाता है समय के साथ, उसमें कार्यात्मक क्या आती है, विविधता भी बढ़ती है। किंतु सामान्यतः जो होता है नगर को उस कार्यात्मक वर्ग में ही रखा जाता है जो उस नगर विशेष का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य होती है। तो अगर ज़्यादा कार्य है तो वहाँ पे जो हम देखते हैं कि सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण कार्य है वह उस नगर का, उसी के आधार पर उसका वर्गीकरण किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए आनुभविक आधार पर, यानी अनुभव के आधार पर जो है नगरों को निम्नलिखित प्रमुख कार्यात्मक वर्गों में बांटा जा सकता है। तो ये अगर ये पूछा था आपसे कि आनुभविक आधार पर जो है नगरों के प्रमुख कार्यात्मक वर्गों में स्पष्ट कीजिए कितने भागों में बांटते हैं, तो हम यहाँ पे हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे चीज़ों को कि कितनी तरह से हम उसको कार्यात्मक वर्गों में बांट सकते हैं, यानी कितने प्रकार के नगर हो सकते हैं। तो पहला क्या है, उत्पादन केंद्र, यानी कि नाम से स्पष्ट है, इसमें क्या होगा, मुख्य रूप से उत्पादन का कार्य किया जाएगा इन नगरों में। तो वही लिखा हुआ, उत्पादन की प्रकार के अनुसार जो है नगरों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया सकता है, यानी कि इसको भी हम दो उपभागों में डिवाइड करेंगे। पहला क्या है, प्राथमिक उत्पादन केंद्र, यानी कि पहला वो होगा जो जहाँ पे प्राथमिक उत्पादन केंद्र होगा। इन केंद्रों में क्या है, व्यक्ति मुख्यतः प्राकृतिक संसाधन के निष्कासन में संलग्न होते हैं, जैसे खनन की यानी माइनिंग का क्षेत्र होगा। भारत की बात करते हैं, कौन से हो जाएंगे, रानीगंज हो गया, नोआ मुंडी हो गया, जरिया हो गया, बोकारो है, खेतड़ी है, बेलाडीला है, कालगुरली विश्व में देख लो ऑस्ट्रेलिया का हो गया, कूलगार्डी, ये दोनों कहाँ हैं, ऑस्ट्रेलिया की हैं और दोनों ही सोने की खाने हैं। तो याद कर लीजिए पीटी के लिए फैक्ट, कालगुरली और कूलगार्डी कहाँ हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में है और ये सोने की खान है। फिर दूसरा क्या है, यहाँ पे तेल उत्पादन केंद्र की बात कर लेते हैं। तो भारत में कौन कौन से हैं, तो डिगबोई हो गया, अंकलेश्वर हो गया। इराक की बात करते हैं, वहाँ पे एक केकू है, और ईरान में इबादान है। अजरबैजान की बात करते हैं तो वहाँ पे बाकू हैं। ये कौन से हैं, मुख्य रूप से जो है तेल उत्पादन के केंद्र हैं। तो ये सारे जो नगर आएंगे, इस टाइप के जो नगर होंगे किसमें शामिल होंगे, वो प्राथमिक उत्पादन केंद्र में शामिल होंगे। फिर हम दूसरा देख लेते हैं कौन सा होगा, प्राथमिक के बाद आएगा औद्योगिक उत्पादन केंद्र, यानी जहाँ पे इंडस्ट्रियल रूप में जो है प्रोडक्शन होता है। तो औद्योगिक उत्पादन केंद्र में क्या हो जाएगा, इन नगरों का मुख्य कार्य क्या है, उत्पाद को अंतिम रूप प्रदान करना, यानी कि जैसे मान लो लोहा है, अब लोहे की माइनिंग करके आया, अब उससे जो है कार बनाना, तो अंतिम उत्पाद बनेगा ना, इससे लोहे से क्या बनाया जा रहा है, कार बनाई जा रही है। तो इसी को बोलेंगे, ये किस में आएगा, औद्योगिक उत्पादन केंद्रों में आएगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो मुंबई हो गया, मुंबई में बहुत सारे कारखाने लगाए गए हैं। बेंगलुरु हो गया, भिलाई हो गया, आसनसोल हो गया, मोदी नगर हो गया इत्यादि। विश्व की बात करते हैं, डेट्रॉइट हो गया जो यूएसए गए हैं, पिट्सबर्ग हो गया, शिकागो हो गया, मैनचेस्टर है, लिवरपूल है, ग्लासगो है, संघाई है, टोक्यो है, योकोहामा है, ठीक है, ओसाका हो गया, सियोल हो गया, मॉस्को हो गया। तो जो प्रमुख विश्व के जो देश हैं उनमें हमने यहाँ पे देख लिया। फिर अगला क्या आपका है, व्यापारिक केंद्र। अगला कौन सा हो सकता है नगर, व्यापारिक केंद्र के रूप में, यानी क्या यहाँ पे क्या होगा, ना तो उत्पादन नहीं होगा यहाँ पे क्या होगा, व्यापार होगा, यानी ट्रेडिंग की बात होगी। यहाँ पर इन नगरों में ट्रेड होगा। तो व्यापारिक नगरों में जो है व्यापार तथा वाणिज्य से संबंधित कार्यों की क्या होती है, प्रधानता होती है। इन नगरों का क्या है, प्रमुख कार्य किसी क्षेत्र के उत्पादन को एकत्रित करके
दूसरे क्षेत्र की मांग की पूर्ति करना, यानी कि सप्लाई चेन को ये डेवलप करते हैं। भूगोलवेत्ता हंटिंगटन जो है के अनुसार व्यापार नगर वह राक्षस होता है, व्यापार नगर जो है वह राक्षस होता है जो अपनी संपत्ति के द्वार पर, यानी गेट, संपत्ति के द्वार पर बैठा रहता है। एक ओर तो वह अपना जो है सारा उत्पादन क्या करती है, डकार जाती है, यानी खा जाती है, कंज्यूम कर लेती है कहने का मतलब। वहीं दूसरी ओर क्या करता है, वह अपने प्रादेशिक उत्पादन को दूर दराज स्थानों पर पहुंचाता है, यानी जो वहाँ पे रीजनल लेवल पे जो प्रोडक्शन हो रहा है, प्रादेशिक रूप से जो उत्पादन हो रहा है उसको क्या कर रहा है, दूर दराज के स्थानों तक पहुंचाता है, पहुंचाने का वो कार्य करता है। फिर व्यापारिक नगर जो है मुख्यतः स्थानांतरण केंद्र की भूमिका अदा करता है, यानी कि ट्रांजिशन करता है, यानी यहाँ से सामान लाया वहाँ पे भेजा, इस टाइप का काम करता है वो। व्यापारिक नगर जो है प्रादेशिक, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय व्यापार को क्या करते हैं, समेकित करते हैं, यानी कि उसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, यानी जोड़ते हैं। इस प्रकार के नगरों को बंदरगाह नगर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो बंदरगाह से ही जो सामान आता है दूसरे देशों से और अन्य देशों को जाता है वहाँ पर। इनका जो प्रमुख कार्य क्या है, प्रादेशिक वस्तुओं का वितरण करना नहीं बल्कि उन्हें दूर दराज के भागों में भेजना होता है। तो इनका मुख्य कार्य क्या होता है, जो ये इस तरह के जो नगर होते हैं उनका यही कार्य होता है, जो प्रादेशिक वस्तुएं जो है वहाँ पे रीजनल जो गुड्स होते हैं उनका दूर दराज के भागों में भेजना होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए, यदि नगर जो होता है, यदि एक नगर दूसरे देशों को वस्तुएं निर्यात करता है तो वह अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कहलाता है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन होता है, जो अन्य देशों को जो है अपनी वस्तुओं को निर्यात करता है। विश्व के जो प्रमुख व्यापारिक केंद्र होते हैं वो कहाँ, उत्तरी अमेरिका में है। देखा जाए तो कहाँ पे, विनिपेग है, मॉन्ट्रियल है, कंसासा है। यूरोप की बात करते हैं तो लंदन हो गया, एम्स्टर्डम हो गया, लिस्बन हो गया। एशिया की बात करते हैं तो सिंगापुर हो गया, हांगकांग हो गया, कराची हो गया। दक्षिण अमेरिका की बात करते हैं तो क्या, रियो डी जेनेरो हो गया, साओ पोलो हो गया। भारत की बात करते हैं तो भारत में जो व्यापारिक नगर के रूप में कौन से हैं, कोलकाता बंदरगाह जैसे हो गया, तो कोलकाता जो नगर हो गया, कोची नगर हो गया, कांडला हो गया, पारादीप हो गया, विशाखापत्तनम हो गया और मैंगलोर। ये सब कौन से हैं, व्यापारिक केंद्र हैं। देश के जो आंतरिक भागों में प्रमुख परिवहन मार्गों तथा मार्गों संगमों का मतलब जहाँ पे दोनों जो मार्ग होते हैं वो जुड़ते हैं तो संगम बोलते हैं उसको हैं। तो तथा मार्ग संगमों में भी जो क्या है, अनेक व्यापार केंद्र विकसित हुए हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो दिल्ली हो गया, हैदराबाद हो गया, नागपुर हो गया इत्यादि। तो ये भी कैसे हैं, व्यापारिक केंद्र हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अब अगला की जो है नगर का प्रकार कौन सा है, वो है प्रशासनिक या फिर राजनैतिक केंद्र के रूप में। तो औद्योगिक क्रांति से पूर्व लगभग सभी जो बड़े नगर प्रशासनिक या राजनैतिक नगर थे। इन नगरों में प्रशासकीय कार्यों की क्या होती थी, प्रधानता पाई जाती है। देशों के राजधानी केंद्र तथा राज्यों के प्रशासनिक केंद्र जो है इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करते थे तो वाशिंगटन डीसी हो गई, वो क्या है, वहाँ का राजनीतिक केंद्र है, प्रशासनिक केंद्र है। ओटावा हो गया, पेरिस हो गया, लंदन हो गया, कोपेनहेगन है, टोक्यो है, इस्लामाबाद है, काबुल है, कैनबरा है। भारत की बात करते हैं तो भारत में क्या है, चंडीगढ़ हो गया, गांधीनगर हो गया, श्रीनगर हो गया इत्यादि। तो ये कैसे हैं, प्रशासनिक या राजनीतिक केंद्र हैं। अगला है परिवहन केंद्र है। तो परिवहन केंद्र में क्या होगा, यह नगर जो होते हैं परिवहन मार्गों में मिलन स्थल पर होते हैं। जहाँ पे यानी परिवहन मार्ग होते हैं वहाँ मिलते हैं आपस में, वहाँ पे इनका जो है विकास मुख्यतः दो रूपों में होता है। जो परिवहन केंद्र होते हैं वहाँ पर जो इनका विकास होता है परिवहन केंद्र नगरों का, तो उसके दो तरह से हो सकता है। पहला क्या है, दो या अधिक व्यापारिक मार्गों के मिलन स्थल पर, जहाँ पे यानी मिलते हैं, सड़कों के केंद्र या रेलवे जंक्शन के रूप में नगर का विकास हो जाता है। यानी जहाँ पे या तो रोड बहुत सारी आके मिलती हों, ठीक है, तो यहाँ पे विकास हो जाएगा। या फिर ऐसी तरह अगर कोई रेलवे लाइन्स है, उनकी जाल अगर होता है किसी एरिया में, तो वहाँ पे जो है उनका विकास हो जाता है, तो उसको बोलेंगे क्या, व्यापारिक केंद्र। इस टाइप से हो जाएंगे व्यापारिक मार्ग, यहाँ पे व्यापार स्टार्ट हो जाएगा समय के साथ साथ, ठीक है।
तो वही लिखा हुआ है, दो या अधिक व्यापारिक मार्ग, यानी दो से अधिक जो है व्यापारिक मार्ग हैं उनके मिलने के स्थान पर, चाहे वो सड़क मार्ग हो, रेलवे मार्ग हो, कोई भी हो सकता है, वहाँ पे ऐसे केंद्रों का विकास हो जाता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो भारत में अगर देखें तो मुगल सराय हो गया, इलाहाबाद हो गया, आगरा हो गया, विजयवाड़ा इत्यादि जो है इसी प्रकार से विकसित हुए हैं नगर। यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप का पेरिस हो गया, बर्लिन हो गया, लंदन हो गया, यूएसए में जो है शिकागो। अगला दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है मार्ग में बाधा के समीप, यानी कि मार्ग है, मान लो सपोज दैट आपका परिवहन मार्ग, सड़क मार्ग था, सड़क मार्ग के आगे आपका रेलवे मार्ग है, या फिर रेलवे मार्ग है, रेलवे मार्ग के आगे रेलवे लाइन नहीं है तो सड़क मार्ग से हमको जाना पड़ेगा, या फिर जल मार्ग से जाना पड़ेगा। तो अगर मार्ग में कोई बाधा आती है तो वहाँ पे क्या होता है, बाधा यहाँ पे होगी, वहाँ पे क्या हो जाएगा, समय के साथ एक नए नगर का विकास होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ मार्ग में बाधा के समीप। तो मार्ग में बाधाएं जो हैं दो कारण से पैदा हो सकती हैं, यहाँ बताया गया कैसे हो सकती हैं। पहली क्या है, परिवहन मार्ग के प्रकार में परिवर्तन हो जाए, यानी कि परिवहन का जो मार्ग है वो परिवर्तित हो जाए। पहले यानी कि रेलवे से पहुँचे, आगे वाली जहाँ पहाड़ी एरिया है मान लो, तो वहाँ पे रेलवे का विकास नहीं हो पाया है तो सड़क के माध्यम से उसको भेजना पड़ेगा उसको। तो इसका मतलब क्या हो, बाधा तो है, ये कैसी है, मार्ग में परिवर्तन की बाधा हो गई है। ठीक है, तो इस तरह की अगर बाधा होती है तो उससे क्या होगा, नए केंद्र का वहाँ पे विकास हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ है परिवहन मार्ग के प्रकार में परिवर्तन हो जाए, या फिर माल को आगे भेजने के लिए उसको छोटे छोटे हिस्से में बांटना आवश्यक हो जाए, यानी कि उसको वहाँ से अलग अलग भागों में, छोटे छोटे भागों में पैकेट्स के रूप में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना हो, तो वहाँ नगर का विकास हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल, रेल मार्ग समाप्त हुआ, उससे आगे क्या होगा, सड़क मार्ग होने पर। एग्जाम्पल के बाद पठानकोट हो गया, कालका हो गया, कालका जैसे हिमाचल प्रदेश का एरिया है तो वहाँ क्या है, पहाड़ी एरिया है, तो कालका तक तो रेल लाइन सुविधा है, लेकिन उसके आगे जो है रेल लाइन सुविधा नहीं है, तो आगे जो है सड़क मार्ग से ही वहाँ पे सामान को भेजा जा सकता है। ऋषिकेश हो गया, काठगोदाम हो गया, जलपाईगुड़ी हो गए, तो ये ऐसे व्यापारिक केंद्र हैं जो रेल परिवहन मार्ग में जो है परिवर्तन के फलस्वरूप जिनका विकास हुआ है। फिर अगला क्या है, जहाँ पर समुद्री मार्ग समाप्त होकर आंतरिक जल मार्ग जो है प्रारंभ होता है, यानी कि समुद्र का जो जहाज होते हैं वो समुद्र में ही चल सकते हैं, नदियों में नहीं चल सकते हैं। ऐसे में क्या होता है, वहाँ पे जो है छोटे छोटे जो जो शिप वगैरह होते हैं उनमें जो है सामान को कैरी किया जाता है। तो वहाँ पे क्या होगा, ऐसी परिस्थिति में वहाँ पे जो है व्यापारिक केंद्र का जो है विकास हो जाएगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, संघाई हो गया, चेन्नई हो गया, तो इस तरह के आपको एग्जाम्पल मिलेंगे देखने को। अगला क्या है, अगला ये है जहाँ पर क्या है, या आंतरिक जलमार्ग जो है वो समाप्त हो जाता है। जहाँ आंतरिक जलमार्ग समाप्त हो जाए और थल मार्ग, यानी कि अब स्थल भाग आ गया है, स्थल भाग प्रारंभ हो जाए। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यूएसए में क्या, सुपीरियर जो लेक है, सुपीरियर झील पर डुलुथ जो है व्यापारिक केंद्र है। मिशिगन जो है झील पर शिकागो है, और गारी। तो ये क्या है, ये जो वहाँ पे एक नदी है वो उसके माध्यम से ये अटलांटिक महासागर में से ये मान लो अगर है, तो ये क्या है, यहाँ पे एक नदी है, उसके माध्यम से अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ ये भाग है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले यहाँ से जहाज से सामान आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है आंतरिक जलमार्ग के माध्यम से यहाँ पे सुपीरियर लेक और इन भागों में जो है मिशिगन झील पर जो है क्या सामान को पहुँचाते हैं। अब ये आंतरिक जो जल मार्ग है वहाँ से जो है उसको स्थल मार्ग से जो है जोड़ करके जो है हम शिकागो, गारी और डुलुथ में अपना सामान को भेजते हैं। तो ये इस तरह से जो है होता है पूरा परिवहन। तो परिवहन के तरीके में परिवर्तन होने से ही जो है नए व्यापारिक केंद्रों का जो है निर्माण हो जाता है। फिर अगला क्या है, नदियों के पुलों पर जो है परिवहन के साधन विकसित होने पर, काहिरा हो गया, लंदन हो गया, जिनेवा तथा कोलोन इत्यादि पुल के पास स्थित नगर, यानी कि यहाँ पर जो है नगरों का विकास हुआ है। फिर अगला क्या दे रखा है, प्रपात। प्रपात रेखा यानी कि वाटरफॉल जो लाइन होती है, प्रपात रेखा के बराबर स्थान। तो नदियों के प्रपात वाले स्थानों पर क्या होता है, नौका परिवहन में क्या होती है, बाधा के कारण। अब आगे यानी कि प्रपात आ गया है तो वहाँ पे आगे नाव नहीं जा सकती है, तो वहाँ पे क्या होगी, बाधा उत्पन्न होगी।
तो वही लिखा हुआ है, बाधा के कारण जो है परिवहन साधन क्या होता है, बदलना पड़ता है। साथ ही जल विद्युत, वहाँ पे जहाँ पे जलप्रपात होते हैं वहाँ पे क्या होती है, जल विद्युत की निर्माण की बहुत अधिक क्षमता होती है। इससे क्या होता है, वहाँ पे जल विद्युत नगर का क्या हो जाता है, विकास को बल मिल जाता है। तो वही लिखा हुआ है, साथ ही जल विद्युत नगर विकास को बल देती है, यानी कि प्रपात रेखा जो होती है। क्योंकि जहाँ पे जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए क्या आदर्श स्थिति वहाँ पे ही होती है, जहाँ पे क्या है ऊंचाई से पानी गिरे। तो जल प्रपात जहाँ पे होते हैं वहाँ पे जो है इस टाइप के नगरों का भी जो है विकास हो जाता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यूएसए में मोंटगोमरी हो गया, कोलंबिया हो गया, अगस्ता हो गया, रिचमंड हो गया, बाल्टीमोर, ये वहाँ के नगर हैं सारे यूएस के, और जिनका विकास कैसे हुआ है, प्रपात रेखा के कारण। अगला है आपका क्या, अगला ये है सांस्कृतिक केंद्र। ठीक है, सांस्कृतिक केंद्र, तो इन नगरों में क्या है, सांस्कृतिक क्रियाकलापों की क्या होती है, प्रधानता पाई जाती है। इनमें कुछ का आधार जो है धार्मिक व कुछ का क्या होता है शैक्षणिक, या फिर धर्म के आधार पर वो हो सकता है केंद्र, या फिर शिक्षा के आधार पर हो सकता है। धार्मिक नगरों का विकास जो है पूजा स्थल जैसे मंदिर, मस्जिद, बौद्ध विहार, गुरुद्वारा आदि महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, यानी कि जो नगर का विकास है उसके आसपास उसी के कारण होने लगता है। ये कुछ क्या है, निश्चित समय बिंदुओं पर अत्यधिक मात्रा में यहाँ पे लोग एकत्रित होते हैं, यानी कि कुछ समय विशेष पे लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। जैसे कोई त्यौहार हो गया उस धर्म का विशेष का, तो उस समय क्या होगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे इकट्ठा होंगे। जैसे तीर्थ स्थल दे रखा है यहाँ पे रोम में, यहूदियों का कौन सा है, जेरूसलम हो गया, हिंदुओं की बात करें तो अयोध्या हो गया, मथुरा हो गया, उज्जैन हो गया, द्वारका हो गया, पुरी हो गया, प्रयाग हो गया, नासिक हो गया, वाराणसी और हरिद्वार आदि। तो ये कैसे सारे जो नगर केंद्र है वो कैसे हैं, वो सारे धर्म के आधार पर सांस्कृतिक केंद्र के रूप में इनको जाना जाता है। फिर शैक्षिक की बात कर लेते हैं, यानी शिक्षा के आधार पर। तो शैक्षिक नगरों में क्या है, प्रमुख कार्य शिक्षा एवं प्रशिक्षण से संबंधित होता है। प्राचीन भारत में नालंदा हो गया तथा तक्षशिला दो विश्वविख्यात शिक्षा के केंद्र थे, यानी कि विश्व के अलग अलग भागों से यहाँ पे लोग आते थे, शिक्षा को ग्रहण करते थे। इससे क्या हुआ, इन यानी नालंदा और तक्षशिला केंद्रों का विकास हुआ समय के साथ। वर्तमान में जैसे अलीगढ़ हो गया, वाराणसी हो गया, बेलानी हो गया, खड़गपुर है, पुणे है, रुड़की है, पंतनगर है, इलाहाबाद है, अमरावती, सागर, शांति निकेतन हो गया इत्यादि जो है प्रमुख शैक्षिक नगर है भारत के। विश्व के संदर्भ में देखा जाए तो ऑक्सफोर्ड हो गया, कैम्ब्रिज हो गया, हार्वर्ड, पेरिस, लेनिनग्राद और मैसाचुसेट्स हैं। ये सारे क्या हैं, शैक्षिक केंद्र हैं सारे विश्व के स्तर पे। चलिए अब अगला जो कौन सा हो सकता है, अगला हो सकता है मनोरंजन और स्वास्थ्य केंद्र तथा पर्यटन के रूप में, यानी कि यहाँ की इनका विकास कैसे होगा, वहाँ पे मनोरंजन होता है या फिर स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं या फिर पर्यटन के रूप में। तो ये नगर जो है मुख्य रूप से मनोरंजन की सुविधाओं रखने वाले होते हैं। इनका विकास जो है स्वास्थ्य वर्धक जलवायु, यानी कि इन क्षेत्रों में क्या स्वास्थ्य वर्धक जलवायु पाई जाती है, मनोहर प्राकृतिक दृश्य वहाँ पाए जाते हैं तथा खेल कूद की सुविधा युक्त होते हैं। उष्णकटिबंधीय भागों के पर्वतीय भाग तथा समशीतोष्ण जलवायु के तटीय भागों में इन केंद्रों का क्या हुआ है, विकास हुआ है। यानी कि जहाँ पे गर्मी अधिक पड़ती है वहाँ पे तो पर्वतीय भागों में ऐसे केंद्रों का विकास हुआ है, और जहाँ पे टेम्परेट क्लाइमेट यानी कि समशीतोष्ण जलवायु है वहाँ पे जो है जो तटीय क्षेत्र हैं, बीच वाले एरिया, वहाँ पे ऐसे केंद्रों का क्या हुआ है, विकास हुआ है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यूएसए में लॉस एंजल्स हो गया, लास वेगास हो गया, न्यू जर्सी हो गया, मियामी हो गया। भारत की बात करते हैं तो शिमला हो गया, नैनीताल है, पंचमढ़ी है, गैंगटोक है, माउंट आबू, ऊटी हो गया तथा मसूरी इत्यादि। ये भारत के जो हैं मनोरंजन स्वास्थ्य केंद्र या फिर पर्यटक केंद्र हैं ये। अगला क्या है, सैन्य नगर। तो अगला जो है वो सैन्य नगर या फिर सुरक्षा नगर भी बोल सकते हैं इसको हैं। तो सुरक्षा की दृष्टि से जो स्थान सबसे उपयुक्त होते हैं वहाँ पर क्या है, सैन्य नगर स्थापित हो जाते हैं। मध्य युग में सुरक्षा की दृष्टि से जो अनेक दुर्ग या किले नगर विश्व के जो है विभिन्न भागों में क्या हुए, विस्थापित किए गए। यहाँ पे विस्थापित ना होकर स्थापित किए गए लिखना, ठीक है। उपनिवेश काल में जो है सुरक्षा केंद्र मुख्यतः छावनी नगर के रूप में जो है विकसित हुए। आधुनिक सुरक्षा केंद्र स्थल सेना, वायुसेना सुसज्जित केंद्र होता है, ठीक है। तो यानी कि स्थल सेना हो गई, वायुसेना हो गई, यहाँ पे जो है प्रेजेंट टाइम में चल रहा है।
वो केंद्र हैं मुख्य रूप से यहाँ पे सुरक्षा केंद्र या फिर सैन्य नगर के रूप में विकसित हुए हैं। सामरिक महत्व के केंद्रों पर स्थापित, जैसे जिब्राल्टर संधि यहाँ पे है, वहाँ पे जिब्राल्टर है, अदन पोर्ट है, और पोर्ट ब्लेयर हो गया, डिगो गार्सिया हो गया जो हिंद महासागर में है। यहाँ पे जो है यूएसए ने जो अपना है अपना एयर बेस, अपना एक सामरिक बेस बना रखा है यहाँ पे है, ठीक है। तो डिगो गार्सिया नाम याद रखें, हिंद महासागर में है इसलिए इम्पोर्टेंट है। और पोर्ट शहीद हो गया, पनामा इत्यादि। तो ये सब कैसे हैं, सुरक्षा केंद्र हैं, सैन्य नगर भी इनको बोलते हैं। तो इनका विकास कैसे हुआ, सामरिक स्थिति के आधार पर जो है इनका विकास हुआ है। आगे देख लेते हैं, संसार के जो प्रमुख सैनिक महत्व के नगर हैं, ये सब बताया हमने, ऊपर देख लिया। भारत की बात करते हैं तो भारत में कौन कौन से हैं, तो अंबाला हो गया, मेरठ हो गया, जोधपुर हो गया, दिल्ली कैंट हो गया, चकराता हो गया, कसौली हो गया, लैंसडाउन हो गया, भोपाल हो गया, सूरत हो गया, इलाहाबाद आदि क्या है, सैनिक महत्व के जो है प्रमुख नगर हैं। तो यहाँ पे हमने अब आज पूरा देख लिया जो है आनुभविक आधार पे जो है जो नगरों का जो है वर्गीकरण और उसके कितने प्रकार के वर्गीकरण हो सकते हैं, वहाँ पे हमने यहाँ पे देख लिया सबको, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जो करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज्योग्राफी ऑप्शनल के पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 8860558530, ठीक है। तो इस पर कॉल करके जो अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं पेड ग्रुप के बारे में। पेड ग्रुप में आपको PDF भी मिलेंगी, और साथ में जो है डेली का आपको टारगेट दे देगा कि आपको आज ये पढ़ना है, जैसे क्लासेस में होता है बिल्कुल सेम वैसे ही होगा, टारगेट मिलेगा आपको। और कोई भी अगर क्वेरी होती है, कोई समस्या होती है, तो आप उस पर कॉल करके आप पूछ भी सकते हैं पेड ग्रुप को ज्वाइन करने वाले। तो जिन लोगों को जो है ज्योग्राफी ऑप्शनल का पेड ग्रुप ज्वाइन करना है वो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं पेड ग्रुप के बारे में। चलिए आज का वीडियो फिर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।